गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। पिछली घटनाओं पर आधारित शानदार प्रश्न। ये जो परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसएससी का, एचएसएससी का, किसी भी स्टेट पीसीआर और स्टेट एसएससी के एग्जाम के लिए, जीडी जो भी परीक्षा है सबके लिए महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका एक टेन्योर फिक्स है, यह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उत्तर सही होगा, बी इज द राइट आंसर। 1 से 7 सितंबर के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। तो इस बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच यह मनाया जाएगा। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। उद्देश्य क्या है? तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना। उद्देश्य, अब उद्देश्य ध्यान रखिए, उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना। बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना और साथ ही साथ इसके विकास, उत्पादकता और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव। तो ये इसका उद्देश्य है जो आप ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण। पोषण सप्ताह 2022 मनाया गया है। इसका थीम क्या है इस बार का? तो भारत सरकार ने सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर रखा है। थीम का मतलब क्या होता है? विषय। और केंद्र सरकार ने इसका विषय रखा है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, है ना? तो इसका थीम जरूर याद रखिएगा। थीम भी खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में, थीम। तो एक प्रश्न आपको बन जाएगा। पहली बार इसको कब मनाया गया, है ना? तो सर्वप्रथम मार्च 1975 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन के द्वारा न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक नाम से जो जानते हैं कि सदस्यों द्वारा, है ना, जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ आहार विषयों को, पेशों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। तो शुरुआत कब हुआ? इसका हो जाएगा शुरुआत 1975 में। शुरुआत 1975 में, है ना? न्यूट्रिशन पर ध्यान देने के लिए तो कुछ बातें ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष 1 से 7 के बीच में मनाया जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, इंडियन बैंकिंग एंड रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो किताब है, ध्यान रखिएगा, किताब, उपन्यास वगैरह जो है ये पूछा जाता रहता है और बड़ा ही फेमस किताब है। और इस किताब को लिखा है आशुतोष राराविकार ने, याद रखिएगा, आशुतोष राराविकार ने लिखा है। इस तरीके के प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। कुछ और प्रश्न जो पिछले बता दे रहे हैं, बराक ओबामा की किताब है अ प्रोमिस्ड लैंड, अ प्रोमिस्ड लैंड, ये किसने लिखा है? बराक ओबामा, बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा, है ना? पूछा जाएगा प्रश्न। इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड्स, यह किताब किसने लिखा है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है, इग्नाइटेड माइंड, है ना? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में संघ का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है अनुराग शर्मा को। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अनुराग शर्मा इज द राइट आंसर। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, है ना? ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहां हो रहा है? कनाडा में। इसका आयोजन जो हो रहा है वो कनाडा में हो रहा है।
आयोजन जो हो रहा है कनाडा में, कनाडा क्या है, हैलिफैक्स में, हैलिफैक्स, हैलिफैक्स कहां है, कनाडा में। तो इसका आयोजन हैलिफैक्स कनाडा में हो रहा है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। और इसमें अनुराग जो झांसी ललितपुर से सांसद हैं, ये कहां सांसद है, झांसी ललितपुर के सांसद है ना। कौन है, अनुराग शर्मा को इसका कोषाध्यक्ष चुना गया है। यह याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग शर्मा ये बने हैं। अब देखो इसमें 55 देशों के 180 सांसद और विधानसभा के स्पीकर शामिल होंगे। भारत के तरफ से इसमें ओम बिरला 100 सदस्यीय टीम जाएगा, 100 सदस्यीय टीम। और इसमें ओम बिरला भारत के स्पीकर हैं, वो यहां पर शिरकत करेंगे, 100 सदस्यीय टीम जाएगी, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। 65वें राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 31, है ना, 1931 में हुई। कब हुई थी, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, 1931 में। 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी, है ना। तो और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या अब 2 नए सदस्य गैबन और टोगो बन गए हैं, और इसकी संख्या हो गई है 56। राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या 56। अभी राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुए हैं, जिसमें इसमें 72 देशों ने भाग लिया है। कितने देशों ने भाग लिया, 72 जो है देशों ने भाग लिया था। भारत ने भी इसमें शिरकत किया था और 61 मेडल जीते हैं। बर्मिंघम खेल, राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले, वैसे राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में ही हुई थी, लेकिन औपचारिक रूप से उसकी स्थापना कब मानी गई, 1931 में। लेकिन एक विधिवत स्थापना 1900 कब माना गया, 49 में, जब भारत शामिल हुआ। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, 1949, मई 1949 में बना था, है ना। और भारत ने सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल में कब शामिल हुआ, भारत राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ 1934 में पहली बार कब शामिल हुआ था, 1934 में पहली बार शामिल हुआ था। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहां खोला जाएगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो खोला जाएगा यह पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में ही खोला जाएगा, याद रखिएगा। और इस कौन खोलेगा इसको, इरकान के मुख्यालय में, इरकान इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कान के मुख्यालय में। सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिमी बंगाल के वैदिक तारामंडल का मंदिर, जो इस्कान का मुख्यालय के रूप में काम करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा, है ना, तारामंडल, वैदिक तारामंडल मंदिर, वैदिक तारामंडल मंदिर, ये भी याद रखेंगे यहां पर। और यहां पर इस्कॉन के द्वारा, है ना, दुनिया का इस पर जो गुंबद बनाया जाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा, ये भी याद रखेंगे आप लोग। वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों का सैर कराएगा। तो ये एक तरीके से यह ताजमहल और सेंट पीटर्सबर्ग से भी बड़ा होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना, ये वैदिक तारामंडल जो है पश्चिम बंगाल का मायापुर में नादिया जिले में है ना। तो ये से यही प्रश्न बना, पश्चिम बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल में। देश में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन, क्या नाम है उसका, मेघदूत लगाया जाएगा। हवा से पानी बनाने वाली मशीन मेघदूत लगाया जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 6। और ये भी सभी 6 कहां होंगे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, है ना। 6 रेलवे स्टेशन पर। आपसे पूछा था मेघदूत क्या है, तो मेघदूत जो हवा में जो नमी है उससे पानी बनाने वाली एक मशीन है,
मेघदूत, याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंबई डिवीजन, मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन, ये कहां आ जाएगा? मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन, मुंबई डिवीजन, मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में, याद रखेगा 6 रेलवे स्टेशनों पर ये लगाया जाएगा। यह तकनीक वायुमंडलीय जल जनरेट करके और बहुत तेजी से इसका स्वच्छ पेयजल में बदलने की एक नई तकनीक है। इसका नाम रखा गया मेघदूत। और इसका अलग अलग प्राइस रहेगा। ये मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और दादर में 5-5 लगाई जाएगी, 2 हो गया, ठाणे में 4, 3 हो गया, कुर्ला, घाटकोपर और विक्रोमली वहां पे 1-1 लगाया जाएगा। तो जगह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, दादर और ठाणे, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, यहां पर ये लगाया जाएगा, है ना। बिना बोतल के 300 ml का जल का प्राइस होगा 5 रुपए बिना बोतल। आधा लीटर का प्राइस होगा आपके, आधे लीटर जल का प्राइस होगा बिना बोतल के 8 रुपए, और 1 लीटर जल का दाम होगा बिना बोतल के 12 रुपए। लेकिन बोतल सहित 300 ml का दाम होगा 7 रुपए, 500 ml का दाम होगा 12 रुपए और 1 लीटर का दाम होगा 15 रुपए। बोतल सहित, बोतल के बाहर, यह भी हो सकता है। तो इस तरीके से यह बनाया गया है, यहां पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किया जाएगा, है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 6 जगहों पर। थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? नागेश सिंह को। अब नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत होंगे, यह याद रखेंगे आप लोग, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। थाईलैंड में भारत के राजदूत होंगे कौन? नागेश सिंह। थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह होंगे। ये विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी है वर्तमान में, और अपना राजदूत इनको नियुक्त कर दिया विदेश मंत्रालय ने। थाईलैंड के राजधानी कहां है? बैंकॉक। थाईलैंड के बारे में देखिए, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति, है ना। तो इसके राष्ट्रपति जो हैं प्रत्युत चान-ओ-चा, प्रयुक्त ओचान, नाम बड़ा थोड़ा सा कठिन रहता है, प्रयुत चान-ओ-चा, प्रयुत चान-ओ-चा। और इसकी मुद्रा क्या है? बात, थाईलैंडी बात, है ना, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहां खोला जाएगा? तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो खोला जाएगा दिल्ली के लिए। नेशनल जीके, किसी भी तरीके की जीके और दिल्ली जीके के लिए बेहद महत्वपूर्ण। पहला वर्चुअल स्कूल जो है दिल्ली में खोला जाएगा, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको लिख के याद करिए, इन सारे करंट अफेयर्स को। और इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल खोला है ना। इसमें हैप्पीनेस क्लास, देशभक्ति पाठ्यक्रम और कई विशेष स्कूल भी शुरू किए जा रहे हैं। ट्रैफिक लाइट पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए आवासीय स्कूल बनाया जा रहा है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी दिल्ली में की जाएगी। आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल भी शुरू किया गया है। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना इसके उपराज्यपाल हैं। दिल्ली की राजपक्षी गौरैया, गौरैया दिल्ली की राजपक्षी, याद रखेंगे। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली में ही सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश ने शासन किया, और दिल्ली पर ही मुगल वंश ने शासन किया। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लियर स्काईज फॉर टुमारो स्थिरता अभियान में कौन सी एयरलाइन शामिल होगी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो क्लियर स्काईज फॉर टुमारो स्थिरता अभियान है, इसमें भारत की इंडिगो एयरलाइन शामिल होगी। ये अपने आप में एक प्रश्न बनेगा, कौन सा एयरलाइन? इंडिगो एयरलाइन इसमें शामिल होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे याद रखिएगा आप लोग, इंडिगो एयरलाइन। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। देश की सबसे बड़ी
एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन कंपनी है ना। तो यह यहां पर शामिल होगी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो है मुख्यालय, इसका ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है ना देवास, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखेंगे। सारेक्स 2022 10वां बहुराष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान कहां आयोजित किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, सारेक्स 2022 ये किया जा रहा है चेन्नई में। बेहद महत्वपूर्ण है। चेन्नई में 10वां सारेक्स 2022 क्या है? राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास ये किया जा रहा है चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद जरूर रखेंगे। परीक्षा में ऐसे प्रश्न खूब आते हैं भर भर के। अब यह किया जा रहा है सारेक्स 2022 का किया है भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। द्विवार्षिक राष्ट्रीय अभियान है। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जा रहा है। एक प्रश्न हो जाएगा, है ना। द्विवार्षिक 2 वर्षों पर होता है ना। और क्यों किया जा रहा है यह भी याद रखना है। किया क्यों जा रहा है? उद्देश्य समुद्र में दुर्घटनाओं से बचाव। उद्देश्य समुद्र में दुर्घटनाओं से बचाव, समुद्र में दुर्घटनाओं से बचाव और साथ ही साथ स्वच्छता, समुद्र में दुर्घटनाओं से बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना। बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना। यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समुद्र दुर्घटनाओं से बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना भारतीय कोस्ट गार्ड फोर्सेस, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के द्वारा 10वें नंबर का सारेक्स 2022 समुद्री खोजी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 16 देशों का 24 पर्यवेक्षकों ने भी हिस्सा लिया। इसमें 16 देशों के 24 पर्यवेक्षकों ने भी हिस्सा लिया था, यह भी याद रखिएगा। चेन्नई बिल्कुल, चेन्नई एक बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। शिकायतों के समाधान के लिए कौन ई समाधान पोर्टल शुरू करेगा? शिकायतों के समाधान के लिए तो यूजीसी शुरू करेगा। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ई समाधान पोर्टल शुरू किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ध्यान रखेंगे। और इस समाधान जैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, इन सब चीजों के लिए जो इनके दिक्कतें होती हैं उसके लिए यह किया जा रहा है ना, उसके लिए यह किया जा रहा है। तो ई समाधान पोर्टल यूजीसी ने किया है कि देश के करोड़ों स्टूडेंट अपनी शिकायतें सीधे यूजीसी को बता सकें। स्टूडेंट, ये इसलिए स्टूडेंट अपनी शिकायतें, स्टूडेंट अपनी शिकायतें, है ना, यूजीसी को बता सकें, सीधे बता सकें। बता सकें, इसीलिए यह किया जा रहा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में, है ना। और एक और बात ध्यान रखिएगा, किस समिति के आधार पर सिफारिश पर? राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर। यह आयोग कब बना था? 1948 में बना था। 49 में अपनी रिपोर्ट दिया था राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर यूजीसी को बनाया गया था। और यह एक वैधानिक निकाय है और यहां पर पात्रता परीक्षा, नेशनल लेवल की पात्रता परीक्षा आयोजन करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ध्यान रखिएगा, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। यूजीसी। हाल ही में किस देश की महारानी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है?
किस देश की महारानी ने, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? किस देश की महारानी है? तो यह है नीदरलैंड। किसकी महारानी? नीदरलैंड की महारानी ने भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और बहुत सारे मामलों पर बात की है, समझौता किया है ना। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, 15वीं राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। यह भी याद रखिएगा, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नवनिर्वाचित, अभी जुलाई में ही इन्होंने अपना कार्यभार क्या है, संभाला है। तो नीदरलैंड की जो महारानी है ना, और नीदरलैंड की महारानी का क्या नाम है, जिन्होंने यहां पर मिली है, तो उनका नाम है मैक्सिमा। नीदरलैंड की जो महारानी है, क्या नाम है? महारानी मैक्सिमा। मैक्सिमा ने मुलाकात किया है, यह भी याद रखिएगा, महारानी मैक्सिमा द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने सार्वभौम वित्तीय समावेशिता अनेक आयामों पर चर्चा की। वित्तीय समावेशिता पर चर्चा, जो भारत के एजेंडा है, वित्तीय समावेशिता पर चर्चा है ना, याद रखिएगा। नीदरलैंड क्या है? एक यूरोपीय देश है, ये एक यूरोपीय देश। इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में ही एक जगह है हेग। हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है? नीदरलैंड में ही है, और नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। तो ध्यान रखिएगा, एक यूरोपीय देश है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, और ये परीक्षा में प्रश्न अवश्य बनेगा। तो नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा मिली, अनेक एजेंडों पर बात हुई थी इनसे। चलिए, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू किया गया है ना? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। डी बिल्कुल सही जवाब, उत्तराखंड में। किस राज्य में? मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, है ना। खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए इस तरीके की योजना चलाई जा रहा है उत्तराखंड के द्वारा, है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया। पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया, है ना। तो ये पहले घोषणा हुई थी इसको चलाने के लिए, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को क्या कर दिया? चला दिया है, लागू कर दिया गया है। खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। 8 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें 1500 रुपए प्रति माह खेल छात्रवृत्ति। ये जो 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपए खेल छात्रवृत्ति, है ना। 1500 रुपए क्या दिया जाएगा? प्रति माह, ये प्रति माह होगा, 1500 रुपए प्रति माह खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर साल कुल 3900 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें 1950 लड़के और 1950 लड़कियां, 3900 खिलाड़ी इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसमें से 1950 बॉयज और 1950 गर्ल शामिल होंगी। इनको छात्रवृत्ति दी जाएगी प्रति वर्ष। तो ये बेहद महत्वपूर्ण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और यहां के राज्यपाल कौन है? कैप्टन गुरमीत सिंह, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अजहर ने। देखो, भारत के हाल ही में किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया चैंपियन का खिताब जीत लिया है? तो मोहम्मद अजहर ने यह खिताब जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न।
और इन्होंने धर्मवीर सिंह को हराया। किसको हराया? इनको हराया, है ना। तो ये याद कर लीजिएगा। इस तरीके से मोहम्मद अजहर ने सुपरवेट श्रेणी WBC इंडिया चैंपियन पुरस्कार, जो मुक्केबाजी, ये कभी पूछा जाता है कि किसका खेला है, तो मुक्केबाजी का खेला है, जिसमें धर्मवीर सिंह को हराकर मोहम्मद अजहर ने यह खिताब जीता है। हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? ध्यान रखना, ऐसे पुस्तक जरूर पूछे जाएंगे, है ना। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक को लॉन्च किया है, क्या किया है? श्री मंजू पारा महेंद्रनाथ, इनका पूरा नाम है मंजू पारा महेंद्रनाथ ने किया है ना। इन्होंने किया है, इस पुस्तक को लॉन्च किया है। मंजू पारा महेंद्र भाई, महेंद्रनाथ नहीं, महेंद्र भाई आप कर लीजिएगा, महेंद्र भाई, मंजू पारा महेंद्र भाई ने किया है ना। आयुष, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, ये कौन, किस प्रकार के इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आयुष एवं महिला और बाल विकास राज्य मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, लेकिन राज्य मंत्री यही है। आयुष मंत्रालय के भी राज्य मंत्री, महिला और बाल विकास के भी राज्य मंत्री हैं। कौन? मंजू पारा महेंद्र भाई, जिन्होंने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक को क्या किया है? लॉन्च किया है। इसको ये याद रखेंगे। यह सबसे प्रसिद्ध योग आसनों, आयुर्वेद संस्थान में सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्याधारी अनुसंधान के संग्रह पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का संकलन AIIA के और स्वास्थ्यवित्त और योग विभाग द्वारा किया गया है। इसका संकलन किसने, संकलन हुआ किसने, लिखा नहीं है। इसका संकलन AIIA के द्वारा किया गया है। AIIA और योग विभाग, स्वास्थ्यवित्त प्लस योग विभाग के द्वारा संकलित किया गया है। योग विभाग द्वारा संकलित किया गया, ध्यान रखिएगा, यह संकलित किताब है AIIA, है ना। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इसको लॉन्च किया हमारे आयुष, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्री मंजू पारा महेंद्र भाई। हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आत्महत्या किस राज्य में हुआ? ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के एक एक प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है ना। सर्वाधिक आत्महत्या किस राज्य में हुआ है? तो सर्वाधिक आत्महत्या हुआ है महाराष्ट्र में। कुल आत्महत्या का 37% यही हुआ है। तो सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में हुआ है NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, है ना। आत्महत्या करने वाले 1 लाख से अधिक लोगों की, टोटल लोगों ने आत्महत्या जो किया है 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या किया है। कितने आत्महत्या हुई है? साल 2021 में 1,64,000, साल 2021 में 1,64,000 आत्महत्या हुआ, जहां अकेले 33% महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। इसके बाद महाराष्ट्र में अथवा इसके बाद कर्नाटक दूसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटक। तीसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यहां पर 9.8% लोगों ने आत्महत्या किया है। सबसे ज्यादा इसमें किसान है। आंध्र पर मध्य प्रदेश, चौथे पर मध्य प्रदेश, है ना। 5वें पर कौन है? तमिलनाडु। तो 5 सर्वाधिक आत्महत्या जहां हुई है, ये 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है। मध्य प्रदेश में 6.2%, तमिलनाडु में 5.5%, ये आंकड़ा है यहां पर जहां पर इतना आत्महत्या हुआ है ना।
तो इस तरीके से इसमें किसान, दिहाड़ी मजदूर, यही सब है। सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या किया है। सबसे अधिक किसने? किसानों ने सर्वाधिक आत्महत्या किया। तो आत्महत्या के मामले में नंबर 1 महाराष्ट्र, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।